हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 हमको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस अबाउट व्हाट, किसका रेफरेंसेस, मैजिस्ट्रेट का। इस सेक्शन से हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है, किस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज रहेगा या किसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट रहेगा, ये सब हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताता है। ये होता है कि अगर हम इसमें क्रिमिनल ट्रायल की बात करें, अगर क्रिमिनल ट्रायल होगा तो इसमें हमारा मैजिस्ट्रेट होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पर अगर सिविल ट्रायल होगा कोर्ट में तो दैट विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो जज होंगे। ये दोनों मैजिस्ट्रेट और जज, हम मैजिस्ट्रेट को न्यायाधिकार बोलते हैं और जज को बोलते हैं न्यायाधीश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। टोटल देयर आर इन सेक्शन नंबर 3 देयर आर टोटल 4 क्लॉजेस। ठीक है, तो हम अब फर्स्ट क्लॉज में चलते हैं। फर्स्ट क्लॉज देखो, दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया के और एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो कोर्ट होते हैं तो उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हम उसको मैजिस्ट्रेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, अब क्लॉज नंबर बी पे अगर हम जाएंगे तो क्लॉज नंबर बी हमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में बताता है, फिर क्लॉज सी हमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बताता है। तो दोनों के ही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, हम दोनों के ही, भले ही वो मेट्रोपॉलिटन हो या डिस्ट्रिक्ट हो, हम दोनों को ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्लॉज नंबर डी। क्लॉज नंबर डी हमको दोनों के चीफ को बताता है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की बात करें तो हम उनके चीफ को बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगर हम वही डिस्ट्रिक्ट की बात करें और जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं तो हम उसको बोलेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो दैट इज अबाउट क्लॉज नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 2 में। इनमें दोनों के चीफ के कोर्ट के बारे में बताया है कि अगर हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के चीफ के कोर्ट की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, और अगर हम मेट्रोपॉलिटन के मैजिस्ट्रेट के चीफ की बात करें तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा। इसमें ये बताया है। फिर चलते हैं हम क्लॉज नंबर 3 में। क्लॉज नंबर 3 हमको कमेंसमेंट, बिफोर कमेंसमेंट क्या क्या था ये बताया है। इस सीआरपीसी कोड में बिफोर कमेंसमेंट क्या क्या था ये बताया है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 ही क्लास होती थी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, पर कमेंसमेंट से पहले मतलब 1 अप्रैल 1974 से पहले 3 क्लास होती थी, पर अब 2 ही क्लास है। और जो अभी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं तो पहले हम बोलते थे रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ये हम कमेंसमेंट से पहले बोलते थे, मतलब 1 अप्रैल 1974 से पहले हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट बोलते थे। अब आता है हमारा क्लॉज नंबर 4 जो कि लास्ट क्लॉज है सेक्शन नंबर 3 का। क्लॉज नंबर 4 हमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस बताते हैं। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं कि वो ट्रायल से रिलेटेड जो काम होते हैं ना वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखता है, और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अब ट्रायल से रिलेटेड मतलब क्या क्या, जैसे कि आपका हो गया इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना या तो फिर एविडेंस लाना, तो ये सब हो गया ट्रायल से रिलेटेड, मतलब कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है वो हमारा जैसे कि लाइसेंस इशू करवाना या उसको रद्द करवाना, ठीक है, या उसको विड्रॉ करवाना, सस्पेंड करवाना, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो सब चीज देखता है हमारा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। ठीक है, और अगर हम जैसे कि सब डिवीजन की मैजिस्ट्रेट की बात करें तो सब डिवीजन एग्जैक्टली लाइक द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो पूरा मैजिस्ट्रेट की तरह है, उसकी पावर मैजिस्ट्रेट की ही तरह है, पर हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बोलेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 3।
ठीक है, देयर आर टोटल 4 क्लॉज। फिर आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बहुत छोटा है, इसलिए मैं बता देती हूँ अभी। सेक्शन नंबर 4 हमको सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। ठीक है, अगर आईपीसी हमको क्राइम बताता है कि कौन कौन से क्राइम होते हैं, तो वही सीआरपीसी हमको उनके प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। अगर अदर देन आईपीसी, जो भी आईपीसी के अलग जो छोड़कर जो लॉ हैं, ठीक है, उनके उस लॉ में भी अगर प्रोसीडिंग डिफाइन होगा या क्राइम डिफाइंड होगा, तो भी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा। वैसे भी आईपीसी सब्सटेंशिव लॉ है, और जो भी आईपीसी में क्राइम होगा, जो उसकी प्रोसीडिंग का प्रोसेस होगा, वो सीआरपीसी में ही डिसाइड करेगा, वो सीआरपीसी में ही दिया हुआ है। ठीक है, जो भी उस प्रोसीडिंग उस केस की प्रोसीडिंग्स होगी, वो सीआरपीसी ही डिसाइड करेगा। ठीक है, आईपीसी क्राइम बताएगा, सीआरपीसी उस केस का प्रोसीडिंग बताएगा। तो दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 4। फिर आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 हमको सेविंग्स के बारे में बताता है। ठीक है, सीआरपीसी की सेविंग, इसमें क्या बताता है, जो कि लोकल लॉ या स्पेशल लॉ जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना है, उसमें जो एक्ट ऑफ प्रोविजन भी डिफाइंड है, एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है ये भी बताया है, उसकी प्रोसीडिंग्स भी बताया है। तो दे विल ऑल विल एक्ट ऑन सीआरपीसी, वो सब लॉ सीआरपीसी में ही चलेगा, विल एक्ट ऑन सीआरपीसी। अब जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, ये एक स्पेशल लॉ है। अब अगर ये डिसॉल्व हुआ, फिर सबसे पहला स्टेप इसमें प्रोसीडिंग क्या होगी कि सबसे पहले नोटिस आएगा, फिर नोटिस का रिप्लाई दिया जाएगा, फिर केस फाइल होगा। फिर अगर उसकी प्रोसीडिंग्स लिखी हुई है तो उसी हिसाब से वो सीआरपीसी में एप्लीकेबल होगा। तो दैट इज सेविंग्स। ये हमको सेक्शन नंबर 5 के बारे में बताता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 3 सेक्शंस पढ़े हैं, पूरे कवर आउट किए हैं, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।